नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। दिल्ली में जो कुछ भी कल हुआ, निश्चित तौर पर वो घटना निंदा के योग्य है। दिल्ली में जिस तरह से हिंसा फैलाई गई, ऐसा लगता है कि एक सुनियोजित साजिश का नतीजा है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसको प्री प्लान्ड किया गया था और ऐसा प्रतीत होता है कि यह आंदोलन दिल्ली पहुंचते ही अनियंत्रित और बेकाबू हो गया था। तो दिल्ली में फैली इस हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है? 60 दिनों से चल रहा शांतिपूर्ण आंदोलन अचानक से एक दिन में हिंसा में कैसे तब्दील हो गया? क्या यह गलती किसानों की तरफ से है, या इसमें गुंडे घुसाए गए, और या फिर दिल्ली पुलिस ने लापरवाही की, और या फिर किसानों ने ही भारी उत्पात किया? इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह सामान्य घटनाक्रम नहीं है, एक असामान्य घटनाक्रम है, एक विचलित करने वाला और परेशान करने वाला घटनाक्रम है। कृषि से जुड़े 3 कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर 100 से ज्यादा किसानों की आंदोलन के दौरान मृत्यु हो गई। यह उनका अपमान है, यह उनकी शहादत के खिलाफ है जो कुछ भी दिल्ली में घटनाक्रम हुआ। क्योंकि इस आंदोलन की ताकत पीसफुल प्रोटेस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए राइट्स के तहत, संवैधानिक अधिकार के तहत शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके कानून के प्रति अपना विरोध दर्ज कराने वाला यह आंदोलन अगर हिंसा में तब्दील हुआ तो यह अपने उद्देश्य तक पहुंच नहीं सकेगा। आंदोलनकारी नेताओं को यह बात समझ लेनी चाहिए। 11 चक्र की वार्ता में भी अगर नतीजा नहीं निकला और इसके बाद भी किसान नेताओं की बुद्धि नहीं खुली, तो उनको समझना चाहिए कि उनका मुकाबला भारत की हुकूमत से है। और जो कुछ भी दिल्ली में हुआ वो स्तब्ध करने वाला, विशेष तौर पर लाल किले में। मैंने कल भी यह बात कही थी और आज फिर दोहरा रहा हूं, लाल किला भारत की संप्रभुता का प्रतीक है। वहां सिर्फ तिरंगा झंडा ही फहराया जा सकता है। किसी भी धार्मिक, किसी भी यूनियन, किसी भी कंपनी, किसी भी एनजीओ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी आंदोलन के झंडे का कोई भी स्थान लाल किला और उसके आसपास नहीं है। यह भारत की संप्रभुता का प्रतीक है, भारत के शासन तंत्र का प्रतीक है, और लोकतंत्र ऐसे ही प्रतीकों से चलता है और यह बहुत फ्रेजाइल होता है। ऐसी घटनाएं डेमोक्रेसी को कमजोर करती हैं, ऐसी घटनाएं समाज में विद्वेष उत्पन्न करती हैं, और ऐसी घटनाएं समाज में विखंडन की स्थिति लाती हैं। लंबे समय तक चल रहे आंदोलन को अनिश्चय की स्थिति में छोड़ना घातक बात है। सरकारों को भी बचना चाहिए और आंदोलन कर रही यूनियंस को भी बचना चाहिए। तो इसकी जांच होनी चाहिए कि जब दिल्ली में हिंसा हो रही थी उस वक्त दिल्ली पुलिस के अधिकारी क्या कर रहे थे, उस वक्त किसान यूनियन के नेता क्या कर रहे थे, जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में किसानों को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहां से आमंत्रित किया था। तो अगर आपने आंदोलनकारी बुलाए हैं, प्रदर्शनकारी बुलाए हैं, तो उनको नियंत्रित करने, अनुशासन के दायरे में रहकर चलने की जिम्मेदारी किसकी थी? तो जब यह हिंसा चल रही थी, किसान नेता कहां थे? यह भी सवाल बनता है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस को यह गलतफहमी कैसे हो गई कि वो जो रूट दे रही है वो रूट एक गाइडेड टूर होगा, वो कोई पर्यटन के उद्देश्य से प्रदर्शनकारी नहीं आए थे, वो अपना विरोध दर्ज कराने आए थे। तो दिल्ली पुलिस की समझ की चूक, उनका अनप्रोफेशनलिज्म और इस आंदोलन को हल्के में लेना, दिल्ली पुलिस की छवि तार तार हुई है। किसान आंदोलन पर भी एक कलंक लगा है। एक बड़े उद्देश्य के तहत जो बढ़ रहा आंदोलन है उसको कलंकित करने का प्रयास भी हुआ है। आप देख रहे होंगे कि पिछले 2 दिनों से खेती से जुड़े 3 कानूनों पर चर्चा नहीं है, बल्कि चर्चा इस बात पर हो रही जो दिल्ली में वायलेंस हुआ। अब तक चर्चा हो रही थी खेती से जुड़े 3 कानून की, अब चर्चा हो रही है वायलेंस की। तो क्या किसान नेताओं को यह समझने में चूक हुई
कि जिस आंदोलन को रफ्तार दे रहे हैं वो उनके नियंत्रण से बाहर की चीज है, या फिर दिल्ली पुलिस की नाकामी जो कि हमेशा रही है। मैं ऐसे दसियों उदाहरण गिना सकता हूं जहां दिल्ली पुलिस वर्टिकली कोलैप्स्ड हुई है, ह्यूमिलिएट हुई है और नकारा भी साबित हुई है। यह दिल्ली पुलिस की अक्षमता ही मानी जाएगी। और अब यह वक्त आ गया है कि केंद्रीय बिल्डिंगों को, विशेष तौर पर हमारे मॉन्यूमेंट्स और जो हमारे केंद्र संघीय ढांचे हैं और वहां उनके दफ्तर हैं, ऑफिसेज हैं, उसके लिए दिल्ली पुलिस से हटाकर कोई नई स्पेशल फोर्स गठित की जाए जो दिल्ली में फेडरल स्ट्रक्चर की रक्षा कर सके, क्योंकि दिल्ली पुलिस सक्षम नहीं है कि वो इस तरह के मॉन्यूमेंट्स, लोकतंत्रीय ढांचे की या फेडरल स्ट्रक्चर्स की बिल्डिंग या फेडरल गवर्नमेंट्स, हमारी केंद्रीय सरकार की बिल्डिंगों की रक्षा कर सके। दिल्ली पुलिस के बस की बात नहीं है। और ऐसी 5-6 घटनाएं पिछले 2-3 महीनों के भीतर, 2-3 सालों में हो चुकी हैं जहां दिल्ली पुलिस फेल रही है। तो अब आवश्यकता इस बात की है कि फेडरल गवर्नमेंट्स की, यानी केंद्रीय सरकार की बिल्डिंग्स को सेफ रखने के लिए जो हमारे लोकतंत्र के स्थापित भवन हैं, उनकी सुरक्षा का दायित्व दिल्ली पुलिस से हटाकर एक नई फोर्स का गठन करके किया जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने में अक्षम है। मैं फिर से जानना चाहता हूं कि क्या किसान नेताओं ने इसका अफसोस जाहिर किया जो कुछ भी हुआ? 58 दिन तक पूरे देश ने उनको सपोर्ट दिया है, तो अब यह उनका भी फर्ज बनता है और हक बनता है कि वो इस घटना पर अफसोस व्यक्त करें और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, यह इंश्योर किया जाना चाहिए। और ये दीप सिद्धू कौन है? किसने इसको पाला पोसा और बड़ा किया? ये लाल किले तक पहुंचा कैसे और इसने झंडा कैसे लगाया? दर्जनों किसान नेताओं पर अब तक गंभीर धाराओं पर एफआईआर हो चुकी है। अटेम्प्ट टू मर्डर तक की एफआईआर किसान नेताओं पे हुई है, पर दीप सिद्धू पर एफआईआर क्यों नहीं हुई? ये अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? कैसे इसकी हिम्मत हुई कि ये लाल किले की प्राचीर पे चढ़कर धार्मिक ध्वज फहराएगा और अब तक इसका अरेस्ट न किया जाना, इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस प्रोफेशनली इनकॉम्पिटेंट होती जा रही है और ये चिंता की बात है। दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी है। डेमोक्रेसी में सबसे महत्वपूर्ण स्थान हमारे नेशनल कैपिटल का है। दिल्ली पुलिस के हाथों पे चीजों को यूं छोड़ देना अब तुम संदेह प्रकट करता है। दिल्ली पुलिस अपनी भूमिका को, अपने उत्तरदायित्व को ठीक से निर्वहन नहीं कर पा रही है। कंप्लीट लीडरशिप फेल्योर है दिल्ली पुलिस का। ये लाल किले का मतलब समझते हैं आप? रेड फोर्ट सीज कर दिया गया। जिन्हें नहीं पता कि लाल किला का देश के लिए क्या महत्व है, वो जाएं और इतिहास पढ़ें। लाल किला कोई पत्थर की कोई इमारत नहीं है, कोई किला नहीं है, सामान्य किला। लाल किला भारत के शासन तंत्र के गौरव का प्रतीक है। इसको सीज किया जाना, यहां तोड़फोड़ किया जाना, ये चिंता की बात है। अब प्रदर्शनकारियों को एक नया स्थान मिल गया है। गलती किसकी है? और इसकी व्यापक जांच होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था और अब वो बात होती दिखाई प्रतीत हो रही है कि किसी भी आंदोलन को इतने लंबे समय तक आप चलने देंगे तो समाज में वो विद्वेष उत्पन्न करता है। ये उस विद्वेष की प्रतिमूर्ति थी, रिफ्लेक्शन था जो कुछ भी हुआ। और इसके बाद भी अगर हमारी सरकारें सबक नहीं लेना चाहती हैं और इसमें गंदी राजनीति का अगर लाया जाएगा तो ये देश की आंतरिक सुरक्षा, इस देश के भाईचारे और हमारे सोशल फैब्रिक पर यह एक करारा प्रहार है। सरकार का जीत पे अड़ना कि हम 3 खेती से जुड़े कानून रद्द नहीं करेंगे और किसानों का उस पर डटे रहना, कहीं ना कहीं सहमति का रास्ता दोनों पक्षों को बनाना ही पड़ेगा। यही राष्ट्रहित में होगा।
अन्यथा ऐसे कई दृश्य आपको दिल्ली की सड़कों पर आए दिन देखने को मिलेंगे। ऐसी घटनाओं से, ऐसी चीजों से बचना चाहिए। क्षुद्र और घटिया राजनीति के लिए किसी भी प्रकार की इस प्रकार की चीजें करना, यह देश के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। और अब भारत की सरकार को इस पर पहल करके इस मसले का समाधान निकालना ही पड़ेगा। अब कोई रास्ता नहीं बचा है। टकराव के रास्ते बंद किए जाने चाहिए। यह देश टकराव नहीं चाहता। अभी हम नोटबंदी की विपदा से निकले, फिर जीएसटी के संकट से जूझे, फिर आर्थिक मंदी के संकट से जूझे, उसके बाद कोरोना जैसी महामारी ने हमको बुरी तरह से पस्त किया। लोगों की नौकरियां चली गई हैं, रोजगार धंधे बंद हो गए हैं। हमें उसकी चिंता करनी है। जिन हाथों में काम था उनके रोजगार चले गए हैं, लोग बेरोजगार हैं, उनका जीवन कैसे चल रहा है, हमें इस पर बात करनी होगी। किसी एक मसले को लेकर देश को स्थिर कर देना, खड़ा कर देना, यह कितना जायज है? क्या हमें समाज की चिंता नहीं है? क्या हमें बेरोजगार युवा की चिंता नहीं है? क्या काम धंधा बंद पड़ा, हमें उसकी चिंता नहीं है? देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, उसे संभालने की चिंता नहीं है? कुछ मुद्दों को लेकर देश को यथास्थितिवाद में झोंक देना, यह इस देश के साथ गलत है, इस देश के युवा के साथ अन्याय है। और यह वक्त है कि सरकारों को तुरंत पहल करके इस मसले के समाधान के लिए निकलना ही चाहिए। इस मामले को और लंबा खींचना यह भारत के लिए ठीक नहीं है, हमारे राष्ट्रहित में ठीक नहीं है, खेती के लिए ठीक नहीं है, और इस देश की खाद्यान्न सुरक्षा के लिए उचित नहीं है। इसलिए इस मसले का समाधान इस घटना के फौरन बाद अब निकाला ही जाना चाहिए। कुछ बयान सुनिए आप। जिसने झंडा फहराया वो कौन आदमी था? वो एक उत्पादी है, बीजेपी का वर्कर है, प्रधानमंत्री के साथ में फोटो है, सन्नी देओल का प्रतिनिधित्व करता है। एक कौम को बदनाम करने की साजिश जो रची जा रही है, ये आंदोलन किसानों का है। यह आंदोलन किसानों का ही रहेगा। जो हमारे इशू है वे रहेंगे, हमारे धरने बादस्तूर जारी रहेंगे। आपने कभी सुना कि बातचीत के दरवाजे बंद हो गए? नहीं सुना। जब भी होगा बात करेंगे, बताएंगे आपको। 26 जनवरी के दिन लाल किले पर इस प्रकार का दुखद घटना होना, मैं समझता हूं कि ये इतिहास की बड़ी निंदनीय घटना है। बहुत ही दुखद है ये, और इस घटना को जो है जितना हमारे लिए शर्मनाक कहा जाए वो है। पूरी तरह से हम इसकी निंदा करते हैं। आज जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसके लिए हिंदुस्तान की धृतराष्ट्र सरकार, हिंदुस्तान की मोदी सरकार, हिंदुस्तान की वो किसान विरोधी सरकार जिसने किसानों के मुद्दे पर, अन्नदाताओं के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया, वो सीधे तौर पर जिम्मेदार है। सरकार द्वारा प्रायोजित ये घटना है। सरकार की बिना सह के, सरकार के बिना मदद के ये काम नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों के ऊपर जो भड़का करके इस प्रकार का उपद्रव, जिन्होंने, जिसको हम कहते हैं कि डार्क डे हमारे देश के इतिहास में इन लोगों ने तैयार किया है, ऐसे लोगों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो आज की डिबेट में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अमित पुरी, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से हैं, हरनाम सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, और दीपक बाजपेयी आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, और वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। हरनाम सिंह, इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं। जब आपसे इतना बड़ा आंदोलन संभलता नहीं था तो आपने हजारों और लाखों की तादाद में किसान क्यों बुलाए, जिसके कारण दिल्ली में इस तरह की हिंसा हुई, और लाल किले में जो कुछ भी हुआ उसके लिए तो आप लोगों ने अभी तक माफी भी नहीं मांगी। विजय जी, ये आंदोलन बहुत शांतिपूर्वक चला, आज भी चल रहा और आगे चलेगा। जब दिल्ली पुलिस ने जो रूट तय किया था, उस रूट पे बैरिकेटिंग क्यों लगा दिया? और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, हम भी इस देश के नागरिक हैं, आप हैं, जितने लोग बैठे सब हैं। इतनी महत्वपूर्ण जगह पे दिल्ली पुलिस की निगरानी में वहां जो भी लोग गए, चाहे किसान यूनियन का गया हो या कोई उपद्रवी गया, वो क्यों गया, कैसे पहुंचा,
इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार और दिल्ली पुलिस की सह थी, इसलिए वहां पर लोग पहुंचे। मैं वहां पे खड़ा था, जो रोड पुलिस ने तय किया था उस रोड पे ब्रजेश जी बैरिकेडिंग लगे थे। आप कैसे ये कह सकते हो कि जब आपसे संभाले एक ये भारतीय किसान यूनियन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का पूरे संगठन का ये इतिहास है कि हम हिंसा के समर्थक नहीं। मैं इसलिए ये बात कही मैंने हरनाम सिंह कि आप मुझे बताइए कि जब 3 बॉर्डर से आपको ट्रैक्टर रैली, ट्रैक्टर परेड निकल रहे, किन किन पॉइंट पर आपने अपने नेताओं की ड्यूटी लगाई, और जब कुछ ये सब कुछ चल रहा था आपके नेता कहां थे? अच्छा ब्रजेश जी आप बताओ, जिस किसान को खेत में काम करना चाहिए, किसान तो खेत में अच्छा लगता है। आप जिस दिन से ये कानून आया है, जिस दिन से कानून आया उस दिन से किसान दिल्ली की सड़कों पे पड़ा है। आप इसकी गंभीरता को क्यों नहीं ले रहे हो? आप ये कह रहे हो ये तो कानून हमने बना दिया, हम वापस नहीं लेंगे। क्यों नहीं वापस लेंगे? आप सोची समझी रणनीति के तहत आप पुलिस को इन्वॉल्व करके आप दंगा कराओगे। तो चूक कहां पे हुई? अगर आप लोग ड्यूटी पे थे, आप लोग पॉइंट पे थे, तो चूक कहां हुई हरनाम सिंह? एक भी दिल्ली पुलिस का जिम्मेदार अधिकारी वहां पर नहीं था, एक भी। आप वो भी वीडियो देखो कि राकेश टिकैत उन लोगों को डांट रहे, फटकार रहे, मारा है भी किसानों को उन्होंने। ठीक है, वो वीडियो भी आप दिखाओ, वो भी वीडियो दिखाओ जिसमें हम सारे लोग वहां पर उस सारी चीजों को देख रहे हैं। लेकिन तय रूट पे आप बैरिकेडिंग क्यों लगा दी? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तय रूट पे बैरिकेडिंग क्यों लगा दिया आपने? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा जो लाल किले पे हुआ? लाल किले पे जो लोग सारी दुनिया जानते हैं, उनके फोटो हैं, एक सांसद के वो प्रतिनिधि हैं, आप उनको सजा दो, उनको फांसी दो। हमारा कोई आदमी गणतंत्र दिवस पे झंडा फहराया हो, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया हो, हम सजा के भोगी हैं, हमें फांसी के तख्ते पे भी चढ़ा दिया जाएगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जिस कार्य को मैंने नहीं किया है उस कार्य को मैं आखिरी सांस तक स्वीकार नहीं कर सकता हूं। मैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का अनुयायी हूं, मुझे फांसी दी जाए। लेकिन आपके 2 साथी आज आपको छोड़कर चले गए और आंदोलन से हट गए। वो जो लोग हैं वो किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं है, वो सरकार के चाटुकार हैं, सरकार के डांटने बहकावे में। पर वो अब तक तो आपके साथ थे, आपका साथ वीएम सिंह ने छोड़ दिया, और वो भानु प्रताप सिंह जो एक अलग यूनियन चलाते हैं उन्होंने। भानु प्रताप किसान नेता है, बीएम सिंह 500 करोड़ के मालिक है, किसान नेता है, पूरी दुनिया जानती है। हम आखिरी सांस तक इस कानून का विरोध करेंगे। मर सकते हैं, मिट सकते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान न बर्दाश्त कर सकते हैं, राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा हमने क्या आपका आंदोलन कमजोर हुआ है? आंदोलन कमजोर और तेज की ब्रजेश जी बात नहीं है। हम अहिंसा के पुजारी, अहिंसात्मक रूप से आंदोलन चलता रहेगा। कोई छोड़ के जा रहा और जिसको जाना है चला जाए। ऑलराइट, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, क्या ये विफलता है या फिर किसी की साजिश है, या फिर किसान नेता अपने प्रदर्शनकारियों को संभाल नहीं पाए? देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि जो कल दिल्ली में लाल किले पर हुआ, वो किसान नेता हो या किसी दल के नेता हो या पूरा देश, उसे अच्छा नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन एक बात मैं जरूर कह सकता हूं कि जो लोग लाल किले पर जिन्होंने झंडा लगाया, वो चेहरा कौन है? वो चेहरा कभी प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े दिखाई देते हैं, कभी देश के गृह मंत्री जी के साथ बैठे दिखाई देते हैं। और यह सवाल इसलिए ब्रजेश जी खड़ा होता है, हम दिल्ली की 3 घटनाओं का जिक्र करेंगे। जब भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई आंदोलन
वो छात्र हो जेएनयू के, अगर वो सवाल खड़ा करते हैं तो जेएनयू में बीजेपी के एबीवीपी के लोग घुस करके वहां दंगा करते हैं, या दिल्ली में हो रहे सीएए के प्रदर्शन में कौन घुसा? भारतीय जनता पार्टी के लोग घुसे, दंगा हुआ, वो खत्म हुआ। किसान आंदोलन लगातार संविधान के दायरे में, अपनी गरिमा के दायरे में, देश की स्थिति को देखते हुए, दिल्ली की परिस्थिति को देखते हुए शांतिपूर्वक तरीके हमारे देश के अन्नदाताओं ने किया। वो शहीद होते रहे, उनको आतंकवादी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, उनको दलाल कहा गया, लेकिन उन्होंने चुप्पी बनाए रखी क्योंकि वो अपने काले कानून को वापस कराना चाहते थे, इधर उधर के मुद्दे में नहीं फंसना चाहते थे। कल किसानों से एक जरूर मैं कहूंगा चूक हुई, उन्होंने सरकार को अपनी तरीके समझ लिया। वो जान नहीं पाए कि सरकार कितने निचले स्तर तक गिर सकती है, और उसी में सरकार द्वारा प्रायोजित ये जितने दंगाई आपको दिखाई दे रहे हैं, किसानों ने लगभग 15 नामों को चिन्हित करके बताया है कि इनकी जांच करा लीजिए, ये किसान नहीं है, वो आरएसएस के होंगे या भारतीय जनता पार्टी के होंगे। उन पर कोई भी अभी तक एफआईआर नहीं, किसान नेताओं पर एफआईआर। हमें ब्रजेश जी खुशी है कि व्यथित होकर के 2 किसान नेताओं ने कहा हम आंदोलन छोड़ रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो लोग किसान आए थे उन्होंने कहा आप आंदोलन छोड़ सकते हैं, हम या काला कानून वापस करके जाएंगे या मर करके जाएंगे, लेकिन आंदोलन छोड़ के नहीं जाएंगे। यह आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, यह आंदोलन देश का आंदोलन बन गया, जन आंदोलन बन गया। और मैं अगर एक लाइन में कहूं ब्रजेश जी, ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई हो गई। एक तरफ भगत सिंह के वंशज हैं जो किसान हैं, और एक तरफ अंग्रेजों के मुखबिर हैं जो कहीं न कहीं लाल किले पर इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। आखिर सरकार मौन क्यों है? सरकार क्यों नहीं बोल रही? क्योंकि सरकार ही इन्वॉल्व है। सुरेंद्र राजपूत, थैंक यू सुरेंद्र राजपूत। दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, जो भी वायलेंस हुआ, उसको कंडेम किया जाना चाहिए, लेकिन प्रदर्शनकारी बेकाबू हो जाना, क्या यह आंदोलन की विफलता नहीं है? आंदोलन क्या इससे कमजोर नहीं हुआ? किसानों के प्रति जो जनता में सिंपैथी थी वो कम नहीं हुई? बिल्कुल हुई होगी। ब्रजेश भाई, आपने काफी बातें कह दी, कुछ बातों को मैं दोहराऊंगा नहीं, तो मैं आपको 2-3 बातें खाली कह देता हूं। जो आपके प्रश्न अनुत्तरित रह गए हैं उन प्रश्नों का उत्तर देता हूं। बाकी सुनील साजन ने भी बहुत गंभीर प्रश्नों के उत्तर दिए और कुछ प्रश्नों के उत्तर आपने भी दिए। मैं आपको बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि जिस जगह से लाल किले में प्रदर्शनकारी गए वो किसान नहीं थे, वो एक बाकायदा प्रायोजित आतंकियों की भीड़ थी, और उसका नेतृत्व एक दीप सिद्धू नाम का आदमी कर रहा था, और उसके रिश्ते जग जाहिर हैं। उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो देशद्रोह में, उसका हम समर्थन करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जिस लाल किले को पागल हाथी के उससे भी द्वार नहीं तोड़ सकते हैं, वहां पर वो लाल किला जैसे ही वो प्रदर्शनकारी जाते हैं वैसे ही वो लाल किला खोल दिया जाता है। तो ये जो होम मिनिस्ट्री की विफलता है, ये दिल्ली पुलिस की जो विफलता है, और दिल्ली देश के गृह मंत्री की जो विफलता है, वो गृह मंत्री अब तक बर्खास्त नहीं किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ये अपने आप में सोचनीय विषय है। 37 किसानों के नेताओं के खिलाफ तो आपने मुकदमे कर दिए, लेकिन उस एक दीप सिद्धू के खिलाफ मुकदमा नहीं किया, ये एक सोचनीय विषय है। और तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि 9 रास्ते थे, 9 रास्तों में 7 रास्तों पे प्रोटेस्ट, यानी लगभग 95% प्रोटेस्ट बिल्कुल पीसफुल चला है। लाखों ट्रैक्टर चले, तिनका नहीं हिला वहां। इन सिर्फ 2 ही रास्तों पर जो प्रोटेस्ट हुआ, इन 2 रास्तों पर जो वायलेंस हुआ, यह गंभीर चिंता का विषय है कि यह वायलेंस किया तो किया किसने? इसमें सारे के सारे सरकारी लोग शामिल हैं, सत्ता के समर्थक लोग शामिल हैं। कहते हैं ना कि किससे करें शिकायत, कैसी यह दुश्वारी है। मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। मैं आपको बताऊं, आप दीप सिद्धू के सारे पोस्ट देख लीजिए, आप दीप सिद्धू के सारे कनेक्शंस देख लीजिए। आखिर क्या कारण है कि जो आदमी स्वयं कह रहा है कि मैंने झंडा फहराया है, अभी तक उसके खिलाफ एफआईआर का नाम नहीं है? अगर आप ये बात नहीं देख सकते हैं, और दूसरी बात जो अभी किसान यूनियन के नेता ने कही
कि बैरिकेटिंग वाली बात, उसको भी वो भी सोचनीय विषय है कि आपने जिन रास्तों को दिया था उसी पर बैरिकेटिंग क्यों लगाई? क्या आप जानबूझ करके दंगा भड़काना चाहते थे? और कौन लोग थे इस ताकत में? थैंक यू। किसानों मैं दीपक वाजपेयी को आमंत्रित करता हूं, आम आदमी पार्टी से। थैंक यू, थैंक यू सुरेंद्र जी। सर 10 सेकंड और दे दीजिए, 10 सेकंड और दे दीजिए। ओके, सिर्फ 10 सेकंड। ओके, मैं आपसे वो नहीं करूंगा। जो किसान आंदोलन को बदनाम करने की ये सरकारी साजिश है, इस साजिश को देश भी समझता है, किसान भी समझता है, और देश में जो 474 में से एक अधिसंख्य जो गोदी मीडिया के चैनल हैं, ये चाहे जितना चिल्लाते रहें, किसान को बदनाम नहीं कर पाएंगे। आज इनको मौका मिला है, कल याद रखें ये भी लोग, थैंक यू कि आप किसानों के खिलाफ जो भी बात कर थैंक यू। रहे हैं, ऑलराइट, दीपक इसका भी वाजपेयी, आपको जवाब आम देना आदमी पार्टी से। दीपक जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, दिल्ली में आपकी राज्य की सरकार भी है, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आपकी बनती है। ठीक है, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, पर एक राज्य सरकार होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की घटनाएं दिल्ली के भीतर ना हो, आपसी सौहार्द और शांति कायम रहे। मैं जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी घटना हो गई, इसके लिए जिम्मेदार कौन से लोग हैं, और क्या इस तरह की घटनाएं एक बड़े काज के लिए लंबे समय से चल रहे आंदोलनों को कमजोर करती हैं? नहीं ब्रजेश जी, आप आश्चर्यचकित हैं, बाकी देश आश्चर्यचकित है, मैं भी आश्चर्यचकित होता, क्योंकि कोई ये बात सोच नहीं सकता, इमेजिन नहीं कर सकता कि लाल किले के ऊपर झंडा फहराने की, गद्दारी की घटना करने के बारे में क्या कोई सरकार सोच सकती है? सत्ता में बैठे हुए लोग सोच सकते हैं? कितने गिरे हुए लोग होंगे जो ये साजिश रच रहे होंगे। एक दिन पहले हम सब लोग इस बात पे आश्चर्यचकित थे कि वो पंजाब जो इस देश के सबसे ज्यादा सैनिक अपने घर से भेजता है और शहीद होते हैं बॉर्डर पे, देश में सबसे ज्यादा, मैं अगर आपको आंकड़ा दूं तो पंजाब में सेना में भर्ती होने वाला को जो आंकड़ा है, दूसरे राज्य उससे मीलों पीछे हैं। मसलन गुजरात में 1/10 लोग भी नहीं जाते सेना में, तो वो लोग क्या ऐसा कर सकते हैं? हम सब आश्चर्यचकित थे, लेकिन जैसे ही परतें खुली, साफ हो गया कि प्रधानमंत्री के घर 7 रेस कोर्स में जाकर उनके साथ तस्वीर खिंचाने वाला, नाश्ता करने वाला व्यक्ति इस साजिश की धुरी बना। दीप सिद्धू, अमित शाह जो देश का गृह मंत्री है, वो उसके साथ बैठ के मीटिंग कर रहा है, उसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। हम लोग कहते हैं कि चोरों का भी, अपराधियों का भी एक ईमान होता है, लेकिन यह घटना को अंजाम वही दे सकता है जिसको इस देश की आजादी से नफरत है, तिरंगे से नफरत है, और वो संगठन है आरएसएस, जिसने 52 साल अपने मुख्यालय पर झंडा नहीं लगने दिया। ये भारत की आजादी से नफरत करने वाले लोग हैं, अंग्रेजों के मुखबिर हैं जिन्होंने साजिश रची। इसके पीछे कोई भी सिख, कोई भी किसान, कोई भी पंजाबी नहीं हो सकता है। तो इतना बेकाबू कैसे हो गया ये आंदोलन? यहां एक जगह आंदोलन बेकाबू कैसे हुआ? यह ठीक बात है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई बहुत नुकसान नहीं किया, किसी आम आदमी को परेशान नहीं किया गया, इससे मैं सहमत हूं, लेकिन वायलेंस तो हुआ ना। सुनिए, नहीं सुनिए, यह आंदोलन बेकाबू नहीं हुआ। 12 दिसंबर की एक बाइट है, आप सुनिए। किसानों के सर्वमान्य नेता राजेवाल जी ने बाइट देके कहा है कि दीप सिद्धू आरएसएस का एजेंट है, वो इस आंदोलन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। यह सरकार का स्पॉन्सर्ड ऑपरेशन है। आप किसानों पे कैसे तोहमत रख सकते हैं? यह भारत का गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इस साजिश के पीछे, इसकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। वरना क्या वजह है कि दीप सिद्धू को अभी तक गिरफ्तार करके और आपने अभी तक लटकाया क्यों नहीं है? नहीं, मैं एक बात और केवल एक वजह है, दीपक ऐसा नहीं कि भारत सरकार इतनी अक्षम है। दिल्ली पुलिस, भारत सरकार इतनी अक्षम नहीं है, पुलिस क्या इतनी कमजोर हो गई है? दिल्ली पुलिस देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, क्या दिल्ली पुलिस इतनी कमजोर साजिश में शामिल है? और क्या दिल्ली पुलिस इतनी कमजोर और अक्षम है के पीछे केवल कि जो दिल्ली की रक्षा नहीं कर पाती है? अमित शाह भी इस गद्दारी की घटना के लिए जिम्मेदार है, और वो भी सलाखों के पीछे होगा। इंतजार कीजिए इस घटना की सवाल और वो होगी, किसानों को इंसाफ मिलेगा। सवाल, क्या दिल्ली पुलिस इतनी अक्षम है, इतनी नाकाबिल है? चाहे वो जेएनयू कांड के बाद का दंगा हो, शाहीन बाग के दौरान का दंगा हो, सीएए के दौरान का दंगा हो, या फिर दिल्ली का दंगा हो जब राष्ट्रपति ट्रंप आए थे, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में क्या हुआ, पूरे देश ने, दुनिया ने देखा, और अब यह घटना हो, क्या दिल्ली पुलिस इतनी अक्षम और नकारा है? मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस को मैंने बहुत साल कवर किया है। दिल्ली पुलिस बहुत ही ताकतवर फोर्स है।
हिम्मत नहीं है किसी भी इस तरह की घटना हो जाए, दिल्ली पुलिस को पता ना चले कि मुट्ठी भर लोग जाएंगे और हमारे देश के स्वाभिमान, हमारे देश के मस्तक पर जाकर लात रख देंगे। यह केवल और केवल साजिश की नतीजा है, जिसमें गृह मंत्रालय, गृह मंत्री और शुक्रिया आपका, धन्यवाद, शामिल हैं। धन्यवाद। अमित पुरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, दरवाजा खोल के थैंक यू, हमारे लाल किले बहुत बहुत के शुक्रिया, पे इन दंगाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के दंगाई हैं। थैंक यू, थैंक यू, ऑल राइट, थैंक यू, इन्होंने 52 थैंक यू, अपने मुख्यालय पर थैंक यू नहीं करने दिया। ओके, आप एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके अमित पुरी जी, मैंने आपको लास्ट में बोलने के लिए इसलिए तय किया ताकि आप सबकी बात सुनने के बाद आप उसका प्रॉपर जवाब दे पाएं। मैं जानना चाहता हूं कि ये सरकार की अक्षमता और विफलता है कि आप कुछ प्रदर्शनकारियों को हैंडल नहीं कर पाए और आपकी पुलिस और प्रशासन की विफलता मानी जाए दिल्ली में जो हुई हिंसा? ब्रिजेश भाई, मैं आपके प्रश्न के उत्तर देने के साथ साथ दो बातों से पहले अपने को संबद्ध करता हूं। आपने एक बहुत अच्छी तजवीज़ रखी कि नेशनल मॉन्यूमेंट्स की सुरक्षा करने के लिए एक एक्स्ट्रा सेटअप, जैसे इंडस्ट्रियल चीज़ों की रक्षा के लिए CISF बनाया गया है, उसी तरह से नेशनल मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेटअप नया बनना चाहिए। और कोई उस पर डिबेट करे या ना करे अलग विषय है, लेकिन मैं उससे सहमत हूँ। अब आते हैं जिस इशू के ऊपर आपने बात को रखा। मैंने तमाम तर अपोजिशन के साथियों को सुना, उन्होंने अपनी अपनी पार्टी लाइंस के ऊपर चीज़ों को रखा, वो एक अलग विषय है। किसी भी घटना के बाद नेचुरली जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है पुलिस, उसके कंडक्ट को लेकर के सवाल खड़े होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोई ये कहे कि नहीं हम उसको नहीं सुनना चाहते, तो ये ठीक नहीं है, वो सवाल खड़े होंगे। लेकिन बात, मैं पूरी चर्चा जब सुनता रहा तो मुझे बचपने का एक किस्सा याद आ गया, बाबा भारती और खड़क सिंह का। तो पूरा किस्सा इस बात के ऊपर है कि भाई उसने अपना घोड़ा ले जाने क्यों दिया। ठीक है, उसकी नाकामी, उसकी सहृदयता, उसकी सारी बातें, इस पे खूब चर्चा कीजिए, खूब बहस कीजिए, खूब इन्वेस्टिगेशन हो, ये जायज़ भी है और वाजिब भी है। लेकिन उसकी नीयत पे सवाल कोई नहीं खड़ा कर रहा कि जब ये रात में कहा गया, रूट की परमिशन सारी तय होने के बाद, कि ये NOCs ली जाएंगी, पूरी रात इस बात पे स्यापा सोशल मीडिया में चला, देखिए साहब कल सुबह परमिशन नहीं देना चाहते हैं, इसलिए NOCs का बहाना बना करके ये, यानी चेक्स करेंगे तो परेशानी। बैरिकेड का इशू आया, कम से कम 7 लेयर्स ऑफ बैरिकेटिंग की गई थी। JCBs जो लगाई गई थी पत्थरों को रखने के लिए, ब्लॉक करने के लिए, उन JCBs का भी यूज करके ट्रैक्टरों से भी सारी चीजें की। अब वो सब मैटर ऑफ जांच है। मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहता हूं। बिल्कुल। 25 तारीख की रात में आप इनको रूट चार्ट देते हैं, 4 डिपार्टमेंट से इनको NOC लाने को कहते हैं, 26 जनवरी को नेशनल हॉलीडे होता है, सारे दफ्तर बंद होते हैं, ये कहां जाएंगे रात में? और अगले दिन जब छुट्टी है तो NOC लेने? अब सब परमिशंस ऑनलाइन अप्लाई होती हैं। ऑनलाइन अप्लाई रात में 12 बजे? ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए कोई दिक्कत रात में आपने क्यों NOC मांग रहे हैं? आपकी अपनी ही बातों से बेसिक बात के ऊपर कि नियत क्या थी? बेसिक बात के ऊपर हूं कि चेक्स एंड बैलेंसेस करेंगे तो आप स्यापा करेंगे। और अभी JNU की घटना को बड़ी दिलेरी के साथ लोग बता रहे थे। ठीक है, पुलिस के कंडक्ट पे सवाल खड़ा कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, और राहुल गांधी जाकर उसका समर्थन करेंगे। और जिन राहुल गांधी की पार्टी 27 साल बेहाल का नारा लगाएगी देवरिया से दिल्ली तक, फिर ताज के झूमर के नीचे आकर 6 साल हो गए उन्हीं बेहाल लोगों के साथ खड़ी होगी, वही राहुल गांधी सवाल खड़े होंगे। भाई आपको बाकी नाम लेने में कोई आपत्ति नहीं है। राहुल गांधी क्षमताओं पर नजर रखिए कि उसका नाम ना लिया जाए। बार बार ऐसा रिश्ता है भाई? सेकंड सुनो तो सही, बार बार दिल्ली की अव्यवस्था होती है, कानून व्यवस्था दिल्ली में टूटती है, आप लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं पाते हो। राहुल गांधी, अरे क्या देश को आपने दिमाग से कमजोर समझा हुआ है क्या? कि लोगों को समझ में नहीं आता कि आप दिल्ली पुलिस आपकी कैसी है? दिल्ली पुलिस के कंडक्ट पे खूब सवाल खड़ा कीजिए। दिल्ली पुलिस की भूमिका पर जांच करनी चाहिए। कंडक्ट पे खूब सवाल खड़ा कीजिए, कोई नहीं कह रहा है, लेकिन जितने चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए जा सकते थे वो चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए गए। ठीक है, वो वर्क नहीं किए क्योंकि उसके पीछे दूसरी तरफ से जो डिजाइन थी, सिनिस्टर डिजाइन, वो बहुत खतरनाक थी। जी, मैं इसे स्वीकार करता हूं। चूक कहां से हुई? फिर चूक कहां से हुई और किस बात के लिए दिल्ली पुलिस रखी है आपने? क्या ऐसी दिल्ली पुलिस से आप दिल्ली की सुरक्षा कराते हैं जो पिछले 3 सालों में 6 बार बड़े दंगे हो गए? देखिए, मैं यहां पर बैठकर किसी ABC लोगों ने कहा पुलिस अधिकारी नहीं, लीडरशिप फेलियर है।
लोग कह रहे थे कि कल पुलिस नहीं थी, Action एसीपी should से be लेकर taken. डीसीपी तक और उनको लेवल तक punish के किया जाना अधिकारी चाहिए. चोट खाए, मौके पर मौजूद थे नहीं था। चोट कोई नहीं चोट था। खाने वालों में अभी एसीपी सब और डीसीपी रैंक के पुलिस राइट, कोई थैंक नहीं यू, था। ओके, शुक्रिया। आपस में कोई मत लड़ें, नहीं था। आपस में मत लड़ें। बीरेन सिंह जी आ गए। भाई बीरेन जी, आप मुझे बताइए कि आज दो यूनियन हैं, जो एक वीएम सिंह चलाते हैं पीलीभीत वाले वो, और एक भारतीय किसान यूनियन के जो भानु प्रताप सिंह हैं वो चलाते हैं। ये दोनों अपना टेंट उखाड़ चुके हैं वहां से और ये आंदोलन को समाप्त कर चुके हैं। तो इससे क्या असर इस आंदोलन में पड़ने वाला है? देखिए, इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा ये दिखता नहीं है इन दोनों के अलग होने से। अभी जो 1 फरवरी का संसद मार्च था किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ, वो रद्द कर दिया गया है। और एक बड़ा निर्णय ये हुआ है कि 30 जनवरी से पूरे देश में अब किसान जनसभा करेंगे, आंदोलन भी चलेगा और जनसभा भी चलेगी। दूसरा ये है कि 2 गुट हैं, ये अलग हो गए, एक बीएम सिंह, एक भानु गुट। ये दोनों गुट का कोई 75 नहीं है, ये 200-400 आदमी भी इकट्ठा नहीं कर पाते, ये अपने आप को किसान नेता बनते हैं। बीएम सिंह वरुण गांधी के सगे मामा हैं और उनका भांजा और उनकी बहन दोनों बीजेपी से सांसद हैं। बीएम सिंह एडवोकेट हैं, किसानों के मुद्दे की लड़ाई लड़ते रहे हैं। 1993 में एक बार वो विधायक हुए थे जनता दल और मुलायम सिंह के सपोर्ट से, और उसके बाद वो कभी चुनाव जीते नहीं, और अंतिम चुनाव जो लड़े थे उसमें उनको 4000 वोट मिला है अधिकतम। अभी उन्होंने एक कार्यक्रम किया था कुछ दिन पहले पीलीभीत में, 400 आदमी भी नहीं जुटा पाए वो। तो ये कहे किसान नेता। और ये जो भानु गुट है, ये तो जमीन कब्जा करता है लखनऊ में, भारतीय किसान यूनियन का भानु गुट। ये वैसे है ब्रजेश जी, जैसे भानु गुट, राजू गुट, सावित्री गुट, जैसे उसमें होता है जनता दल UXYZ, वैसे है ये सब। अपने अपने घर में अपनी अपनी पार्टी, अपना अपना गुट बना लो। ये सब जमीनों की दलाली करने वाले LDA में धरना देकर जेके मकान बने हुए वसूली के लिए पहुंच जाएं, तमाम गुट घूम रहे हैं किसान यूनियन के नाम पर लखनऊ में। देखिए, कुल मिलाकर एक चीज ये है कि इस देश में जो असली किसान है वो डटा हुआ है, वो पीछे नहीं जाएगा। वो चाहे FIR लिख लो, चाहे जेल भेज दो। आज ये कह रहे हैं साहब बड़ा आंदोलन खराब हो गया, बड़ा बवाल हो गया। जब तक जिंदा थे तब तक तो किसी ने पूछा नहीं। अब मेरी मौत पर पूरे शहर में चर्चा हो रही है। 2 महीने से धरना दे रहे, तब नहीं, एक उपद्रव हो गया। और पुलिस ने क्या कम मारा है किसानों को? ट्रैक्टर कम टूटे हैं, 2 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर थे। क्या किसानों को नुकसान नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, हुआ लोग भी मरे हैं। 400-500 ट्रैक्टर तोड़े गए हैं, लोग गाड़ियां मरे हैं। किसानों की पुलिस ने तोड़ी हैं। ब्रजेश जी, ये किसान आंदोलन साजिश और षड्यंत्र से भले मात खा जाए, लेकिन अपनी हिम्मत से और इच्छा शक्ति से ये हार नहीं मानने वाला है। जो लोग ये कहते हैं भाई पुलिस के ऊपर हाथ उठाया, पुलिस को पीटा और लाल किले पे चले गए, तो ये तो आजकल जो है बीजेपी 10-10, 15-15 हजार रुपया में ये बीटेक और एमटेक और बड़े बड़े कोर्स करने वालों को, BSc करने वालों को सोशल मीडिया में रखती है कि दिन भर गाली दो, दिन भर फैलाओ। ये राजनीतिक दलों में कई जगह ये रोक हो चुका है। तो बीटेक वाले और MBA वाले जब ये सब काम करेंगे तो जो चीज़ होगी उससे ज़्यादा बढ़कर दिखेगी। विरोधियों को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार बन गया इस देश में कि चाहे जो करो। राष्ट्र के खिलाफ अगर कोई झंडा उतार के लगा देता है तो वो अपराधी है, पुलिस उसको रोकेगी। पूरे देश में पुलिस है, कोई कमज़ोर थोड़ी है पुलिस। लेकिन कोई किसान ऐसा करेगा इसकी उम्मीद नहीं की जाती है। किसान आंदोलन पर आज जो डेंट लगा है वो क्यों लगा है, सुनिए।
कि न खून से, न शहादत से, न सिसकियों से, न संतापों से, और किसान आंदोलन मात खा गया है आस्तीन के सांपों से। ये आस्तीन के सांपों ने इस आंदोलन को मात करने की कोशिश की है। देश का जो सच्चा किसान है, ना उसने कभी एक को बस जलाई, ना किसी को मारा पीटा, ना सरकारी भवन तोड़ा और ना सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। 250-300 पुलिस, 400 पुलिसकर्मी चोट खाए हैं। गुंडागर्दी जिन लोगों ने की है उन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो किसान आंदोलन के नेता है राकेश टिकैत और तमाम लोग, वो तो कह रहे हैं कि कार्रवाई कीजिए अराजक तत्वों पर, और वो अपना आंदोलन जारी रखे हैं। राकेश टिकैत पर हत्या के प्रयास किए गए, FIR हो गई है। देखिए, इस देश में जब अंग्रेज जिंदा थे तो बहुत साल हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जेल में काटा है, और बहुत गंभीर गंभीर धाराओं में उन पर मुकदमे होते थे। तो ये पुलिस तो हमेशा सत्ता के इशारे पे काम करती है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, चाहे हत्या में करे, लूट में करे, डकैती में करे, पुलिस करेगी तो पुलिस देखेगी भी, क्योंकि जो आदमी लगातार शांति की अपील कर रहा है वो किसान आंदोलन में उपद्रव करने वालों को चिन्हित करे, कार्रवाई करे, कोई नहीं रोकने जाएगा। लेकिन इस देश के हर व्यक्ति जानता है कि जो आंदोलन के नेता हैं वो उपद्रव नहीं चाहते। अब मुकदमा लिखना पुलिस के हाथ में है, लेकिन कुल मिलाकर ये जान लीजिए कि ये 2 गुट अलग हो जाए, 4 गुट अलग हो जाए, इनसे आंदोलन पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये फड़फड़ाने वाले लोग हैं। इनके फड़फड़ाहट से तंबू नहीं गिरेगा, हवा चाहे जितनी तेज चले, तंबू और खूंटा गड़ा हुआ है वो जमा रहेगा जी। लेकिन आज के साहित्य में जो लोग किसानों को गद्दार कह रहे हैं वो खुद गद्दार हो सकते हैं, क्योंकि ये उपद्रव कुछ लोगों ने जानबूझकर किया है। बहरहाल कि मुल्क लुट जाएगा ये आसार नजर आते हैं, और हुकूमत के चक्कर में कुछ मक्कार नजर आते हैं, और मुल्क की आज़ादी में हमारे पुरखों ने लुटा दी जाने, और गद्दारों को अब ये सब गद्दार नजर आते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरनाम सिंह जी, देखिए, आप जिस बड़े मकसद के लिए आप लोग लड़ाई कर रहे हैं, जिस बड़े मकसद के लिए तमाम किसान भाइयों ने अपनी शहादत दी है, उनकी मृत्यु हुई है आंदोलन के दौरान, इस तरह की हिंसा आपके एक बड़े उद्देश्य को भटकाती है और उस पर एक दाग और धब्बा भी लगाती है। क्या ये ठीक नहीं होगा कि आप लोग थोड़ा प्रायश्चित करें, राष्ट्रगान करें, राष्ट्रध्वज को सलाम करें, राष्ट्रगान के जरिए आप इसका प्रायश्चित भी कर सकते हैं? ब्रजेश जी, मैं आपको बताऊं, इस देश के तिरंगे को, हिंदुस्तान का किसान जब तक इस धरती पे है, एक इस देश में कोई भूखा नहीं मरेगा। एक व्यक्ति, किसी की हैसियत नहीं है कि इस तिरंगे की शान को आंच आए, जब तक इस देश का किसान है। मैं बताना चाहता हूं, भारत, हम साजिश वाले लोग नहीं, हम राजनीति वाले लोग नहीं। हमको शायद ये पता नहीं था कि राजनीति और गद्दी इतनी मक्कार होती है। शायद अगर ये पता होता कि पुलिस, जिनको हम जय जवान जय किसान कहते हैं, हमारे ही आस्तीन के कुछ सांप हमें डसने के लिए साजिश कर रहे हैं। ये आंदोलन ना खत्म हुआ है, ना खत्म होगा। मुकदमा 307 का लगा लो, मुकदमा फांसी का फंदा भेज दो, राकेश टिकैत की गिरफ्तारी सरकार को करना है कर ले। एक राकेश टिकैत गिरफ्तार होंगे, हर जिले में पुलिस को जाना नहीं पड़ेगा, जेल के दरवाजों पर जाएंगे, शांतिपूर्वक गिरफ्तारी देंगे। मर सकते हैं, मिट सकते हैं, सब कुछ लुट जाएगा। आप ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर राकेश टिकैत को गिरफ्तार किया गया तो पूरे देश भर में आंदोलन होगा?
गिरफ्तारी होगी, 5 मिनट नहीं बीतेंगे, 5 मिनट नहीं बीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी, ब्रजेश जी क्या कर लोगे? ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते थे कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई आंदोलन नहीं है, ये पंजाब हरियाणा का आंदोलन है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ तथाकथित लोगों का आंदोलन है। 23 तारीख को आपको जानकारी है, शांतिपूर्वक आंदोलन हुआ। जब पहले से घोषणा थी कि हिंदुस्तान के सभी गवर्नर को मांग पत्र दिया जाएगा इन 3 काले कानूनों का, तो गवर्नर महोदय लखनऊ में क्यों नहीं उपस्थित थी? हमने कोई दंगा नहीं किया, एक किसी पुलिस को कोई अपशब्द कहा हो, लखनऊ में पूरी आए विरोध करने के लिए, ट्रैक्टर टाली से लोग आए, कहीं कुछ पर हरनाम सिंह, मुझे क्या लगता है कि आप लोगों के आंदोलन का एक सबसे जो कमजोर पक्ष है कि आपके इस आंदोलन का कोई एक नेता नहीं है, फेसलेस है। तो जब तक कोई एक सर्वमान्य नेता नहीं होगा तब तक प्रदर्शनकारी या आंदोलनकारी किसी एक की कमांड नहीं लेंगे। आपको अपना एक नेता चुनना चाहिए पूरे आंदोलन का। 40 लोगों ने राकेश टिकैत को नेता माना है। राकेश टिकैत जी कल स्वयं, ब्रजेश जी, मैं देखो, हम झूठ सुन भी नहीं पाते और झूठ हम बोल भी नहीं पाते। झूठ सामने वाला बोलेगा तो उसका हम जवाब देंगे, ज्यादा देर हम गलत बात सुन नहीं सकते, ठीक है? क्योंकि अनाज में अमूल दूध के तरीके से हम मिलावट नहीं करते हैं, हम गेहूं में कोई मिलावट नहीं करते हैं, हम सच्ची बात पसंद करते हैं और सच्ची ही सुनना चाहते हैं। ओके। हम ये कह रहे हैं कि ये 3 काले कानून सरकार वापस करने की क्यों नहीं बात करती है? आपका आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन तो जारी है, आंदोलन जारी रहेगा आखिरी सांस तक। ओके, सुनील सिंह साजन, थैंक यू। किसान यूनियन राकेश थैंक यू। मर सकते हैं। थैंक यू सुनील सिंह साजन। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या ये सरकार की अक्षमता है, ये पुलिस प्रशासन की अक्षमता है जो कुछ भी दिल्ली के भीतर हुआ, या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है इसके पीछे, जैसा हरनाम सिंह क्लेम कर रहे हैं? देखिए, मैं हरनाम सिंह जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि जब तक इस देश का किसान जिंदा है, इस देश में कोई भूखा नहीं मर सकता। इससे बड़ा देशभक्ति का प्रमाण पत्र क्या चाहिए भारतीय जनता पार्टी को या किसी को, हमको, आपको, किसी को? और अगर किसी को लगता है कि देश के अन्नदाता जो हैं वो आतंकी हैं, खालिस्तानी हैं, देशद्रोही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों द्वारा पैदा की गई साग सब्जी अनाज क्यों खा रहे हैं, क्यों नहीं छोड़ देते हैं? एक, और जो बात आपने कही है यही सच है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह साजिश इसलिए किया कि आंदोलन कमजोर हो जाए। आपने किसान नेताओं के खिलाफ FIR कर दी, कल आप जेल में डाल देंगे। चर्चा यह हो रही है सभी चैनलों में और सोशल मीडिया में, ब्रजेश जी, कि अब आंदोलन कमजोर हो जाएगा। यह आंदोलन कमजोर होने वाला नहीं है। आजादी की लड़ाई याद करिए, लोग जेल में जा रहे थे, फांसी पे झूल रहे थे, गोली खा रहे थे, लेकिन जितने क्रांतिकारियों को जेल भेजा जा रहा था उतने और क्रांतिकारी देश में तैयार हो रहे थे आजादी की लड़ाई में। और ये किसानों का आंदोलन जन आंदोलन हो गया है। लेकिन किसानों को गद्दार कहा जा रहा है। सोशल मीडिया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा तबका है जो किसानों को गद्दार, खालिस्तानी और पता नहीं क्या क्या कह रहा है। खालिस्तान वाला वर्ड तो पिछले 30 सालों में खत्म हो गया था भारत में, लेकिन इस आंदोलन और इसको जिस तरह डिस्क्रेडिट किया गया, खालिस्तान का जिन्न फिर जग गया है। देखिए ब्रजेश जी, मैं दावे के साथ आपके डिबेट में कह सकता हूं, जो किसानों को खालिस्तानी आतंकवादी कह रहा है वो अपना DNA टेस्ट कराएगा, वो नाथूराम गोडसे वाला DNA होगा, महात्मा गांधी वाला DNA नहीं होगा, भगत सिंह वाला DNA नहीं होगा, वल्लभ भाई पटेल वाला DNA नहीं होगा, चंद्रशेखर आजाद वाला DNA नहीं होगा, वो मुखबिरों वाला DNA होगा, अंग्रेजों का DNA होगा, जिसको देश के तिरंगे से कोई लेना देना नहीं, देश की आजादी में कोई योगदान नहीं, इमरजेंसी के समय जब लोकतंत्र खतरे में था तब कोई योगदान नहीं। वो लोग आज देश के किसानों को
एक तरफ देश का किसान कह रहा है कि जब तक हम जिंदा Thank हैं you. इस देश का एक भी आदमी भूखा Thank नहीं you. मरेगा, सुरेंद्र वो राजपूत. भाजपाई हो Thank या you. कोई भी हो। Thank और you. दूसरी तरफ देश के किसानों पर इतने बड़े आरोप। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। सुरेंद्र राजपूत, हर असफलता के लिए और हर कमी के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं, अमित पुरी का ऐसा मानना है। कहते हैं ना कि बैंक लूट कर मोदी भागा, सोता चौकीदार, और कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेवार। कम से कम अमित भाई ने इतना तो ख्याल रखा, इनका धन्यवाद करते कि इन्होंने नेहरू को जिम्मेवार नहीं बताया। सच बात यह है, आपसे बताएं ब्रजेश भाई, कि आज अपने कंधों पर इनके पास सरकार का बोझ नहीं संभल रहा है। ये सरकार चलाने के काबिल लोग नहीं है, ये साजिश करने के काबिल लोग हैं। ये जब कोई आंदोलन होता है, जब कोई बात होती है, जब कोई इनसे गलत बात होती, गलत काम होता है, तो ये साजिश रच देते हैं। तो इस आंदोलन को भी ये साजिशों से खत्म करना चाहते हैं। ये तो सामने किसान है, कोई और होता तो अभी तक पता नहीं क्या क्या बना दिए होते, चल नहीं पाया इनका। अभी आपने जो अभी वीरेंद्र भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि 15-15 हजार रुपए के जो सोशल मीडिया पर, तो वो जान लीजिए वो सोशल मीडिया पर ही पैदा होते हैं और सोशल मीडिया पर ही खत्म हो जाते हैं। जनता के बीच में बहुत स्पष्ट रूप से एक बात साफ है कि जो शख्स किसान का नहीं वो किसी का नहीं, एक बात। और दूसरी, 5 लाख ट्रैक्टरों की बात भारतीय जनता पार्टी स्वयं कर रही है। 5 लाख ट्रैक्टरों में से अगर कोई 10, 20, 50, 100 ट्रैक्टर भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित लोगों के द्वारा लाल किले पर चले गए हैं, तो बाकी तो दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसमें किस प्रकार की जांच होनी चाहिए और किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? 3 बातें बहुत स्पष्ट हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि दीप सिद्धू की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, राजद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए और उसके सारे खातों की जांच होनी चाहिए और उससे संबंधित सारे लोगों की 1 महीने की कॉल डिटेल्स निकलेगी तो साजिश अपने आप सामने आ जाएगी। दीपक और इसका प्रायश्चित करने के लिए 30 तारीख को किसान नेताओं ने बाकायदा एक व्रत रखा है। 30 तारीख को वो व्रत रखेंगे और हम सब लोग भी व्रत रखेंगे, मैं भी व्रत रखूंगा। इसका भी हम लोग प्रायश्चित करेंगे कि ऐसे लोग जो भाजपा ने भेजे थे और किसान नेताओं को उनके पास नहीं जाने दीपक वाजपेयी, क्या ये पुलिस प्रशासन की अक्षमता है कि दिल्ली हर बार जलता है, दिल्ली में बार बार कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और पुलिस नाकाम रहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है कि भारत सरकार में बैठे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने एक घृणित साजिश को रचा इस आंदोलन की हत्या के लिए। एक दिन पहले तक यही इंप्रेशन था कि शायद किसान ही रास्ते से भटक गए, लेकिन धीरे धीरे यह पूरा पर्दाफाश हो चुका है कि प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी दीप सिद्धू ने इस साजिश को रचा और अंजाम दिया। यह एकदम साफ हो चुका है। ईश्वर किसानों के साथ है, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है भगवान ने कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो कपट छल छिद्र करने वाली भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया में तो दीपक वाजपेयी ये भी चल रहा है कि इस हिंसा को उकसाने में आम आदमी पार्टी के नेताओं का भी हाथ है, क्योंकि इनके खून में हिंसा को उकसाने में आम आदमी पार्टी के नेताओं की चर्चा है सोशल मीडिया पर। नफरत है, इन्होंने 52 साल तक तिरंगा लगने नहीं दिया। आज इसी वजह से ये दीप सिद्धू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। फोन कॉल डिटेल में आप देखेंगे बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम सामने आएंगे जो इस साजिश में शामिल है। लेकिन जांच होनी चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पर एक सेकंड सवाल तो ले लीजिए। जब हम कभी पंजाब में आप तो नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं, एक सवाल ले लीजिए, एक सवाल ले लीजिए। सवाल 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 ऐसे आरोप लग रहे हैं सोशल मीडिया पर कि ये जो हिंसा के लिए उकसाया गया उसमें आम आदमी पार्टी के नेता भी शामिल हैं। आप लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल से कुछ जवाब भी दिए हैं। देखिए, हमने यही जवाब दिया है कि जो व्यक्ति 7 रेस कोर्स के अंदर घुसकर प्रधानमंत्री की चाय पी सकता है वो उनका बहुत ही करीबी व्यक्ति है दीप सिद्धू, जो जिसका एम्पल एविडेंस है, वीडियोस है सामने कि वो इस साजिश का करता धरता था। अमित शाह के साथ वो आदमी मीटिंग कर रहा है। थैंक यू। इन दोनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन दोनों के खिलाफ दीप सिद्धू के साथ मुकदमा चलना चाहिए और जांच होनी चाहिए। कंप्लीट फेल्योर है गवर्नमेंट के साइड से कि आप असिस्ट नहीं कर पाए कि प्रदर्शनकारी किधर जाएंगे। क्या आप उनको पर्यटक समझ रहे थे कि वे गाइडेड टूर करेंगे और फिर वो अपने होटल और घरों को चले जाएंगे या प्रदर्शन स्थल चले जाएंगे?
ये आपकी असेसमेंट की नाकामी नहीं है, आपके पुलिस की और एडमिनिस्ट्रेशन की? ब्रिजेश जी, मैं मानता हूं, चूंकि बहुत संवेदनशील मसला है, मैं मानता हूं कि जो एश्योरेंस किसान नेताओं ने दिया था कि हम निश्चित रूट पे चलेंगे, और शुरुआत से ही 2-3 मार्गों से जो डाइवर्जेंस करने शुरू किए और जिस तरीके से चीज़ों को बैरिकेडिंग्स को हटाना, पत्थरों को तोड़ना, जिस तरह के कार्यक्रम शुरू किए। पर आपने हरनाम सिंह की बात सुनी ना? मैंने हरनाम सिंह दिया गया, मैंने हरनाम सिंह की बात सुनी। कल तक आप ही के चैनल पे 20 बार श्री बीएन सिंह बैठे और श्री हरनाम सिंह जी कहते थे बड़े किसान नेता हैं, देखिए इन्होंने धान के मामले में कुछ जजमेंट कराया, जरा इनकी बात सुनिए। आज उन्हें बीएन सिंह इतने करोड़ के आदमी लगने लगे, किसान नेता नहीं लगे, 400 आदमी इकट्ठा नहीं लगे। तो दुनिया जहां की उपमाएं देने वाले अपनी बात जाने। जो डीएनए की चर्चा कर रहे थे उनसे लोग पूछना चाहते हैं, डीएनए की चर्चा कर रहे थे, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, जो डीएनए की चर्चा कर रहे थे उनसे पूछना चाहता हूं, उनके डीएनए में अभी श्री मुलायम सिंह जी हैं कि नहीं? एग्रीकल्चर कंसल्टेटिव कमेटी के अंदर बैठ करके वो समर्थन कर रहे थे, इन बिलों का हस्ताक्षर कर रहे थे। जो साजिश की बात करते हैं उनसे पूछना चाहता हूं, सिंधु बॉर्डर पे स्यापा करोगे और दिल्ली में कानून नोटिफाई करोगे, और कांग्रेस के मित्र तो बड़ी आसानी के साथ मुर्जिम और मुंसिफ की सजा बता रहे थे। अपने आप ही तय कर दिया कि नरेंद्र मोदी ने साजिश कराई, अमित शाह ने कराई। मुर्जिम भी आप तय करोगे और मुंसिफी भी आप करोगे, या अल्लाह, ये कैसा माजरा है? जरा देश जानना चाहता है कि साजिश कर सारी चीजें आप ही तय करोगे, सारी चीजें आप ही तय करोगे। आपने डॉक्टर कराई थी क्या? अरे आपने डॉक्टर कराई थी क्या? आप क्या बैठ करके तय हुई थी? क्या ये सारी चीजें आप तय हुई थी? और नहीं जो मंडियों को खत्म करने की बात करके किसानों को पार्टी के लोग सामने 2019 में आए थे, आज वो गाल बजा रहे। जनता पार्टी के लोग एपीएमसी खत्म करने की बात करके, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस का दोहरा। एक सेकंड, हरनाम सिंह कुछ कहना चाहते हैं, आप दोनों लोग रुके, जरा हरनाम सिंह की एक बात ले लूं। सुरेंद्र भाई थैंक यू। हरनाम सिंह बोलो। बड़े भाई अमित पुरी जी, मैं आपसे बड़े भाई, आप बुद्धिजीवी हो, मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि मैं वहीं पर था जो रोड दिल्ली पुलिस ने बताया था, उस पे बैरिकेटिंग क्यों लगा दिया, नंबर 1। और दूसरा, लाल किले पर जो लोग गए वो किस तरीके से चले गए। हम कहते हैं कि हमारे वहां जो लोग धरने में इस तरीके के भेजे गए थे, हम वहां पर एक भी व्यक्ति को टिकने नहीं दिया, सबको। आपका सवाल खत्म, अब इनको जवाब देने दीजिए। मुझे कह लेने दीजिए ना। थैंक यू हरनाम सिंह, जवाब देने दीजिए। अमित पुरी, मैंने आपसे शुरुआती दौर में कहा कि दिल्ली पुलिस ने कंटीजेंसी प्लान में 7 लेयर के ऊपर इस बात की तैयारी की थी, उसके बाद भी चूक हो गई, अलग विषय है। लेकिन हमारी तैयारी हर कंटीजेंसी प्लान की थी। हमने रोकने की भरपूर कोशिश की कि कहीं पर डाइवर्जेंस करके कोई आएगा तो वो लाल किले तक ना पहुंच पाए। लेकिन आज बीएन सिंह के बारे में एक जबान से बात नहीं निकली। कल तक बीएन सिंह बड़े किसान नेता थे, आज बीएन सिंह किसान नेता नहीं है। क्या प्रेम है बीएन सिंह से? अरे वो क्या करेंगे जो उमर खालिद को देशभक्त बताते हैं, वो कांग्रेस के चर्चा करेगी जिसके नेता राहुल गांधी। इंशाअल्लाह भारत के टुकड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।